दिस इज KMS सर। हम पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 का। और इस चैप्टर के अंदर पिछले लेक्चर में हमने SN1 और SN2 रिएक्शन को देखा। आज हम लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं और इस लेक्चर में हम नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविम पहलू के बारे में कुछ जानेंगे। और त्रिविम पहलू को जानने के लिए सबसे पहले हमारे पास शब्द लिखा हुआ है प्रकाशिक गुण। तो प्रकाशिक गुण को चलिए हम समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आप ये जानते हैं, मान लो हमारे पास कोई नॉन पोलराइज्ड लाइट है, जैसे हमारे पास कोई बल्ब लगा हुआ है। आपने देखा होगा जैसे हमारे पास कोई बल्ब होता है, लाइट का बल्ब देखा होगा। दो प्रकार की लाइट आपने देखी होगी। देखिए ध्यान दे इधर, एक लाइट तो आपने देखी होगी जैसे हमारे पास कोई टॉर्च होती है, जैसे ट्रैक्टर की लाइट होती है। और वो लाइट जब हम ऑन करते हैं तो लाइट ऑन करने पर वो जो लाइट होता है, लाइट की जो प्रकाश होता है वो सीधा एक डायरेक्शन में जाता है, मतलब उसके अंदर ध्रुव होता है, ध्रुव होते हैं, पोल की तरह काम करता है। जबकि अगर हम उसी तरीके से दूसरे लाइट को देखें, जैसे ट्यूबलाइट होगी, बल्ब होगी, तो वो जो लाइट होता है वो किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाता बल्कि चारों डायरेक्शन में जाता है, मतलब उसके अंदर कोई ध्रुव नहीं पाया जाता। वो नॉन पोलर लाइट होती है, अध्रुवीय प्रकाश होता है। तो इसी तरीके से हमने ये क्या ले लिया, देखिए ध्यान दें, ये कोई प्रकाश स्रोत ले लिया। कैसा प्रकाश स्रोत है, ये चारों डायरेक्शन में फैलता है, इसका मतलब ये कैसा प्रकाश स्रोत होगा, अध्रुवीय प्रकाश स्रोत। तो हमने क्या किया, कोई अध्रुवीय प्रकाश स्रोत को ले लिया, मतलब नॉन पोलराइज्ड लाइट को ले लिया। अब इस लाइट को हमने क्या किया, इस लाइट के सामने हमने रख दिया है कोई निकोल प्रिज्म। इस तरीके से कोई निकोल प्रिज्म रख दिया। अब जब ये लाइट निकोल प्रिज्म से होकर के गुजरेगी तो ये लाइट जो है, मतलब ये लाइट कैसे फैल रही है, फिलहाल अध्रुवीय प्रकाश की चारों डायरेक्शन में। इसके सामने हमने क्या रख दिया, मतलब ये लाइट इधर भी फैल रही है, इधर भी, इधर भी, इधर भी। हमने किसी तरफ एक निकोल प्रिज्म को रख दिया। अब जब हमने निकोल प्रिज्म को रख दिया है तो ये लाइट, निकोल प्रिज्म जो है, इस लाइट को किसी एक डायरेक्शन में दिखाएगा, मतलब ये चारों डायरेक्शन में दिखा के किसी एक डायरेक्शन में दिखाएगा। मतलब अब ये लाइट जो है किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, मतलब अब ये लाइट कैसी हो गई, ये ध्रुवीय हो चुकी है। अब ये लाइट होगी ध्रुवीय। अब ये ध्रुवीय, समतल ध्रुवीय प्रकाश कहेंगे हम कहेंगे इसे कि ये समतल ध्रुवीय प्रकाश है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो लाइट है, ये लाइट जो जा रही है, इस लाइट के सामने हमने कोई ट्यूब ली और ट्यूब के अंदर हमने कोई सॉल्यूशन भर दिया, मतलब कि विलयन भर दिया। अब इसके बाद विलयन जब हमने भर दिया तो ये लाइट जो है विलयन से होकर के गुजरेगी। अब जब ये लाइट इस विलयन से होकर के गुजरेगी तो इसके सामने एक और दूसरा प्रिज्म, हम निकोल प्रिज्म यानी कि एनालाइजर रख देते हैं। एनालाइजर रख देते हैं इसके सामने, हम एनालाइजर रख दिया इसके सामने। अब क्या होगा, इस एनालाइजर से ये लाइट हमें गुजरती हुई दिखाई देगी, मतलब इस एनालाइजर से हम लाइट को देखेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि ये जो विलयन है, मतलब एक बार ये जो विलयन है, इस विलयन से जो लाइट निकलेगी वो लाइट कहाँ से गुजरेगी, इस से गुजारेंगे हम। तो इस तरीके से वो लाइट हमें गुजरती हुई दिखाई देगी। अब वो लाइट किस तरीके से गुजरेगी, तो वो 3 तरीके से गुजर सकती है। 3 तरीके से कैसे गुजरेगी उसको समझने से पहले एक बार फिर से हम इसे थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले हमारे पास कोई अध्रुवीय प्रकाश है, जैसे बल्ब हो गया। अध्रुवीय प्रकाश को हमने किससे गुजारा, निकोल प्रिज्म से। जब निकोल प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो ये प्रकाश जो है किसी एक दिशा में जाना शुरू हो गया, मतलब ये समतल ध्रुवीय प्रकाश हो गया। अब इस प्रकाश के सामने हमने कोई विलयन भर दिया, जैसे एल्कोहल का विलयन हो सकता है, कुछ भी विलयन हमने इसके अंदर भर दिया। और ये प्रकाश जब इस विलयन से गुजरेगा तो इस विलयन से गुजरने के बाद ये विलयन के सामने हमने रख दिया एनालाइजर। अब इस विलयन से गुजरने के बाद जो ये प्रकाश गुजरेगा तो ये प्रकाश हो सकता है कि ये सीधा का सीधा एक ही डायरेक्शन में निकल जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये प्रकाश जो है इससे गुजरने के बाद प्रिज्म से इस तरीके से मुड़ता हुआ दिखाई दे। इस तरीके से ये कौन सी डायरेक्शन है, मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और हो सकता है इस तरीके से, और हो सकता है कि ये प्रकाश जो है इस तरीके से मुड़ता हुआ भी दिखाई दे जाए, मतलब या तो ऐसे मुड़ता हुआ दिखाई देगा, ऐसे मुड़ता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये ऐसे मुड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। या तो ये क्लॉकवाइज दिखाई देगा या एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। पहली केस में क्या देखा कि या तो ये सीधा का सीधा निकल रहा है। अगर ये सीधा का सीधा निकल रहा है तो ये जो विलयन है, मतलब ये विलयन जो है इस लाइट को किसी भी तरफ नहीं घुमा रहा, तो हम कहेंगे कि ये जो विलयन इसके अंदर भरा है, जिस पदार्थ का विलयन भरा है, वो पदार्थ जो है वो प्रकाशिक रूप से असक्रिय है। वो जो पदार्थ है वो प्रकाशिक रूप से असक्रिय है, इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा वो, असक्रिय होगा वो। और अगर ये
विलियन इस पदार्थ को या तो क्लॉकवाइज घुमा दे, मतलब जैसे घड़ी की सुई घूमती है इस तरीके से, और या वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे, मतलब घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वो जो विलियन है वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय है। प्रकाशिक रूप से सक्रिय है मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है। ये बात तो हमें एक्सपेरिमेंट करने से ही पता चलेगी। चलिए, तो मैंने दो बातें बताई, या तो वो विलियन कैसा होगा, प्रकाशिक रूप से असक्रिय होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, या दूसरा प्रकाशिक रूप से वो सक्रिय होगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो विलियन है वो किसी डायरेक्शन में नहीं घुमा रहा या घुमा रहा है। अब इतनी बात ध्यान दें, अगर वो विलियन, या तो मैंने क्या बताया, या तो वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा रहा या वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है। अगर वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं घुमा रहा तो हम क्या कह रहे हैं, असक्रिय, प्रकाशिक असक्रिय। और अगर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसे कहते हैं प्रकाशिक रूप से सक्रिय, प्रकाशिक सक्रिय। अब प्रकाशिक सक्रिय में भी मैंने क्या बताया, या तो वो क्लॉकवाइज घुमाएगा जैसे घड़ी की सुई घूमती है, या वो घड़ी की सुई के विपरीत डायरेक्शन में घुमाएगा इस लाइट को, यानी कि उसे कहेंगे हम, या तो वो क्लॉकवाइज घुमाएगा या वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अब ध्यान देकर वो क्लॉकवाइज लाइट को घुमा रहा है तो इस फॉर्म को हम कहेंगे कि ये विलियन की डी फॉर्म है, या तो उसे डी फॉर्म कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या उसे पॉजिटिव फॉर्म कहेंगे। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसे लिवर रोटेटरी कहेंगे, यानी कि या तो एल फॉर्म कहेंगे या उसे हम माइनस फॉर्म कहेंगे। इतनी बातें आपको पता चल गई। अब आप क्या बताया मैंने, इसे हम कह रहे हैं डी फॉर्म, दक्षिणावर्त घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और इसे हम कह रहे हैं एल फॉर्म। चलिए, इतनी जानकारी हो गई। अब एक बार फिर से इसका रिवीजन ले रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या लिखोगे वो अपनी कॉपी में क्या लिखोगे, कोशिश करेंगे। देखिए, जब अध्रुवीय प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह प्रकाश को किसी एक दिशा में घुमा देता है। इस प्रकाश को हम समतल ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। इस प्रकाश को फिर हम किसी विलियन से गुजारते हैं, तो विलियन से गुजारने के बाद और एनालाइजर से गुजारने के बाद जब देखा जाता है तो या तो ये प्रकाश सीधा निकल जाता है। अगर ये प्रकाश सीधा निकल जाता है मतलब विलियन किसी भी दिशा में इसे नहीं घुमा रहा, तो इस विलियन को प्रकाशिक असक्रिय कहा जाता है। और यदि ये विलियन से गुजरने के बाद प्रकाश क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है तो इसको हम कहते हैं कि ये प्रकाशिक सक्रिय है। ये प्रकाशिक सक्रिय कहलाता है। प्रकाशिक सक्रिय के दो रूप होते हैं, या तो वो प्रकाशिक सक्रिय में वो जो विलियन है वो लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है। अगर वो क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको हम कहते हैं डी फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो उसको हम कहते हैं एल फॉर्म या माइनस फॉर्म। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा विलियन जो होगा वो नहीं घुमाएगा, मतलब वो असक्रिय होगा, और कौन सा विलियन प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा। इस बात का ही हम पता लगाते हैं। तो देखिए, कैसे पता करें कि वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होगा या प्रकाशिक रूप से असक्रिय होगा। इस बात को समझने के लिए एक शब्द पे हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। उस शब्द का नाम है काइरलता। काइरलता या किरेलिटी भी इसे कह सकते हैं। किरेलिटी। काइरलता क्या है, मतलब कैसे पता करें कि वो प्रकाश जो है, वो जो विलियन है वो प्रकाश को घुमाएगा या नहीं घुमाएगा, कौन सी डायरेक्शन में घुमाएगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमें जानना होगा काइरलता के बारे में, किरेलिटी के बारे में। अब बात आती है व्हाट इज किरेलिटी। किरेलिटी क्या है, काइरलता क्या है। तो काइरलता को समझने के लिए ध्यान दे एक बार। काइरलता का मतलब क्या है, देखो जैसे मेरे पास है एक शब्द, हमारे पास ए लिखा है, और ए को तुम मिरर में देखो, शीशे में देखोगे। ए को जब शीशे में देखोगे तो किस तरीके से तुम्हें दिखाई देगा, मतलब ए को जब शीशे में देखोगे तो इसी तरीके से दिखाई देगा। समझो जैसे इंसान है, कोई इंसान शीशे में खड़ा है कोई, तो वो अब जैसे ऐसे खड़ा है तो वो इस तरीके से उल्टा दिखाई देगा। तो इसको हम कहते हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप पे अध्यारोपण नहीं हो रहा, मतलब जैसे इंसान दिख रहा है तो वो ऐसे नहीं दिखता। अगर इंसान ऐसे खड़ा है मिरर में तो वो उल्टी डायरेक्शन से दिखाई देगा, जैसे उसको कहते हैं। तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप पे अध्यारोपित नहीं हो पा रहा। जैसे समझो, इसे यहाँ पे समझो एग्जाम्पल से, ए है, ए के साथ को हम मिरर में देख रहे हैं तो हमें कैसा दिखाई देगा, ऐसा का ऐसे ही। जैसे बी को हम देख रहे हैं मिरर में, अच्छा देखो, तो बी हमें ऐसा नहीं दिखाई देगा बल्कि बी हमें ऐसा दिखाई देगा। समझ में आई बात है। तो अगर ये ए जो है ये अध्यारोपित हो रहा है, अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित हो पा रहा है, जबकि बी जो है ये ऐसा का ऐसा ही नहीं दिखाई दे रहा, अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पे अध्यारोपित नहीं हो पा रहा, तो ऐसी चीज को हम कहेंगे कि ये जो बी है ये कायरल है और ए कायरल नहीं है। मतलब जो पदार्थ या वस्तु अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो पाती वो वस्तु या पदार्थ कहलाती हैं कायरल वस्तु या पदार्थ, और इस घटना को हम कहेंगे कायरलता। इसको अब थोड़ी सी केमिस्ट्री की भाषा में बात करते हैं। देखिए जरा एग्जाम्पल समझे। मान लो हमारे पास ये कार्बन है और कार्बन को हमने जोड़ दिया। कार्बन की मैंने चारों वैलेंसी अलग अलग कर दी। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, आपको पता है। एक पे मैंने लिख दिया ए, एक पे बी, एक पे सी, एक पे डी। अब देखो अगर हम इसको मिरर में देखेंगे
तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा हमें, 4 वैलेंसी ऐसी की ऐसी ही, और ए जो है तो ए ऐसा की ऐसे ही रहेगा, बी जो है वो इधर पलट जाएगा इस तरीके से, बी इधर चला गया, और ये जो डी है डी इधर आ गया, और सी इस तरीके से यहीं पे रह गया। मतलब क्या हुआ कि ये इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप है। मतलब ये क्या अध्यारोपित हो रहा है, जैसा ऐसा का ऐसा ही दिखाई दे रहा है या उल्टा दिखाई दे रहा है, मतलब अपोजिट दिखाई दे रहा है अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर, ये अध्यारोपित नहीं हो पा रहा। तो इस ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे कायरल कंपाउंड, और ये घटना कहलाएगी कायरलता। समझे? अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास ये लिख रहा है, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है देखो CH3 CH, और यहाँ पे मैंने लिख दिया Br, और यहाँ पे हमने लिख दिया OH। देखो तो अगर इसको हम समझे, देखो दर्पण प्रतिबिंब रूप में मैंने लिखा, और इस तरीके से यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे देखो OH इधर चला जाएगा अगर मिरर में देखेंगे, और ये Br क्या होगा ऐसे, और ये जो H है ये इस तरीके से दिखाएगा। मतलब ये भी दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो रहा, ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या लिखेंगे डेफिनेशन में, हम क्या जानेंगे, मतलब तो वे यौगिक, या ये कहो जब देखो इस ऐसा कब हो रहा है जब कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग है। मान लो हमने ये लिख दिया, देखो जैसे मैंने ये लिख दिया यहाँ पे A, यहाँ पे हमने लिख दिया है X, और यहाँ पे मैंने लिख दिया X, यहाँ पे मैंने लिख दिया X, और फिर आप इसको चाह रहे हैं कि आप दर्पण प्रतिबिंब रूप में बनाओ इसे। तो अगर आप दर्पण प्रतिबिंब रूप में इसे बनाओगे तो देखो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, मतलब A, और ये जो वैलेंसी है मतलब आपको X यहाँ पे, X यहाँ पे, X यहाँ पे, मतलब क्या है जैसा A है वैसा का वैसे ये दिखाई दे रहा है। मतलब ये दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित हो गया। अगर ये दर्पण प्रतिबिंब रूप में अध्यारोपित हो पा रहा है तो इसका मतलब ये कायरलता को प्रदर्शित नहीं कर रहा, और जो अध्यारोपित नहीं हो पा रहे तो वो कायरलता को प्रदर्शित करते हैं। तो कायरलता की डेफिनेशन क्या होगी, मुख्य डेफिनेशन कायरलता की, कि जब कोई कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4, जब कोई कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणु से जुड़ा होता है तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, और ऐसे यौगिक को कायरल यौगिक कहते हैं। और ये यौगिक जो होता है, ये जो यौगिक होता है, ये अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो पाता है, इस घटना को कायरलता कहते हैं। अब अपनी कॉपी में आप इसे नोट कर लेंगे और मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। तो क्या देखा हमने, एक बार बताइए कायरलता के बारे में। कायरलता के बारे में अगर पेपर में आता है तो क्या लिखेंगे, जब कोई कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणु से जुड़ा रहता है तो ऐसे कार्बन को कहते हैं कायरल कार्बन, और ये कंपाउंड कहलाता है कायरल कंपाउंड। और ये कंपाउंड जो होता है, ये जो कंपाउंड होता है ये अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो पाता, मतलब अलग दिखता है। तो इस घटना को हम कायरलता कहते हैं। कॉपी में क्या नोट करोगे, फिर से एक बार बोलिए, जब कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग होती हैं, या जब कार्बन अपनी चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणुओं से जुड़ा रहता है तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं, और इस कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कहते हैं, और ये अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो पाता, इस घटना को कायरलता कहते हैं। एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल दे दो, ये एग्जाम्पल दे दो, ये कायरलता को प्रदर्शित करेंगे, ये कायरलता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। चलिए मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, तो आप मुझे बताएंगे कि ये कायरलता को प्रदर्शित करते हैं या कायरलता को प्रदर्शित नहीं करेंगे। देखिए हमारे पास जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे C2H5, और यहाँ पे मैंने लिखा CH3, यहाँ पर है H और यहाँ पर है OH। बताइए ये कायरलता को प्रदर्शित करेगा या नहीं करेगा, और इसका कैसा इमेज बनेगा, बताइए। तो क्या दिख रहे हैं इसकी चारों वैलेंसी पर, देखो यहाँ पे C2H5 ग्रुप है, एथिल ग्रुप है, यहाँ मैथिल ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है। इसका मतलब इसकी चारों संयोजकता अलग अलग है, तो ये कायरलता को प्रदर्शित करेगा। अब करेगा तो इसका प्रतिबिंब रूप कैसे बनेगा, प्रतिबिंब रूप कैसे, देखो तो ये क्या होगा, ये कायरलता को प्रदर्शित करेगा। इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब रूप बनाए तो क्या ये अध्यारोपित हो पाएगा, अध्यारोपित नहीं हो पाएगा। कैसे बनेगा इसका दर्पण प्रतिबिंब रूप, देखिए C2H5 ऐसा कैसा ही, और यहाँ पर क्या होगा, ये पलट जाएगा, इधर OH चला गया और इधर H हो गया और इधर CH3 हो गया। इस तरीके से ये A और B जो हैं एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, इनेंशियोमर। इनेंशियोमर हिंदी में हम इन्हें कहेंगे प्रतिबिंब रूप, मतलब कि एनेंशियोमर। तो अगर अब आपसे पूछे कि एनेंशियोमर किसे कहते हैं, प्रतिबिंब रूप क्या किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे आप डेफिनेशन में, जब कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग होती हैं तो वह यौगिक अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं होता। ये दोनों यौगिक एक दूसरे के प्रतिबिंब रूप इनेंशियोमर कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप पेपर में लिख करके
आ जाओगे। तो अब मुझे बताओ, जिन यौगिकों में कायरलता होगी वो प्रकाश को घुमाएंगे, मतलब वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होंगे। तो अगर देखो, अब मुझे बताओ, ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जो कंपाउंड है, मतलब ये सारे कंपाउंड, ये ले लो पहला एग्जाम्पल, ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये हमने तीसरा एग्जाम्पल लिया। ये तीनों जो एग्जाम्पल होंगे ये लाइट को मतलब या तो दाईं तरफ घुमाएंगे या बाईं तरफ घुमाएंगे, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जरूर घुमाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इनमें कायरलता पाई जा रही है। जिनमें कायरलता पाई जा रही है तो वो क्या करेंगे, वो लाइट को या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे जिनमें कायरलता पाई जाएगी। अब वो दाईं तरफ घुमाएंगे या बाईं तरफ, ये तो केवल एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा, लेकिन हम ये पता लगा सकते हैं इस तरीके से कि जिनमें कायरलता पाई जाती है वो लाइट को घुमाते हैं, मतलब वो प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। और जिनमें कायरलता नहीं पाई जाती, मतलब इस कंपाउंड को देखो, ये वाला जो कंपाउंड है इसमें कायरलता नहीं पाई जा रही क्योंकि चारों संयुक्ता अलग अलग है। इसका मतलब ये प्रकाश को नहीं घुमा पाएगा, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये प्रकाशिक रूप से असक्रिय होगा। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छी तरीके से। तो चलिए अब कुछ और जानकारी हम इसके बारे में लेते हैं। देखिए, आपने त्रिविम पहलू में सबसे पहले ये जानकारी ले ली कि वो कौन सा सक्रिय है, असक्रिय है, प्रकाशिक सक्रिय है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कायरलता के बारे में आपको जानकारी मिल गई और ये एग्जाम्पल पता चली आपको, और प्रतिबिंब रूप के बारे में आपको जानकारी, प्रतिबिंब रूप के बारे में यानी एनेंशियोमर के बारे में आपको जानकारी पता लग गई है। एक बार चाहें तो हम इसे रिवाइज करेंगे। चलिए देखिए, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है त्रिविम पहलू के अंदर प्रकाशिक गुण। इसके अंदर हमने क्या देखा कि जब अध्रुवीय प्रकाश स्रोत को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये इसे किसी एक दिशा में घुमा देता है, इसे समतल ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। फिर इस समतल ध्रुवीय प्रकाश को जब विलयन से गुजारते हैं और एनालाइजर से इसे देखते हैं तो ये विलयन या तो इस लाइट को सीधे निकाल देता है, मतलब किसी दिशा में नहीं घुमाता। अगर ये किसी दिशा में नहीं घुमाता तो इसे प्रकाशिक असक्रिय कहते हैं, और अगर ये दिशा में घुमा देता है तो इसे प्रकाशिक रूप से सक्रिय कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। अगर ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसे डी फॉर्म या पॉजिटिव फॉर्म कहते हैं, और अगर ये लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो इसे एल फॉर्म या माइनस फॉर्म कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कैसे पता चलेगा कि ये विलयन लाइट को घुमाएगा या नहीं घुमाएगा। तो मैंने बताया कि अगर कायरलता पाई जाएगी तो ये घुमाएगा, अगर कायरलता नहीं पाई जाएगी तो ये नहीं घुमाएगा। अब शब्द आता है कायरलता क्या है। तो कायरलता के बारे में मैंने आपको बताया कि देखो, जब कार्बन है, जब किसी कार्बन की चारों संयोजकताओं पर अलग अलग परमाणु जुड़े होते हैं तो ऐसे कार्बन को कायरल कार्बन कहते हैं और ऐसे कंपाउंड को कायरल कंपाउंड कहते हैं। और ये कंपाउंड अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो पाता, इस घटना को कायरलता कहते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी एग्जाम्पल मान के दे सकते हो। अगर वो कायरलता पाई जाएगी तो प्रकाशिक सक्रिय होगा, और अगर कायरलता नहीं पाई जाएगी तो वो असक्रिय होगा। मैंने एग्जाम्पल बताई, वो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है कि इनमें से देखो, ये वाला दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला, ये थर्ड एग्जाम्पल, कि इनमें कायरलता पाई जाती है नहीं। फिर मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, एग्जाम्पल नंबर 4, देखो इसमें चारों संयोजकता अलग अलग नहीं है तो इसमें कायरलता नहीं पाई जाएगी। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया प्रतिबिंब रूप किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब रूप का मैंने मतलब बताया कि जब कार्बन की चारों संयोजकता अलग अलग होती हैं तो ये अपने दर्पण प्रतिबिंब रूप पर अध्यारोपित नहीं हो पाता, और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के, ये प्रतिबिंब रूप यानी कि एनेंशियोमर कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अब बात करते हैं हम, एक शब्द हमारे पास आता है रेसिमिक मिक्सर। रेसिमिक मिक्सर, अब रेसिमिक मिश्रण या रेसिमिक मिक्सर का मतलब क्या होता है। देखो, अगर हमारे पास कोई विलयन ऐसा है कि वो लाइट को, या तो मैंने बताया कि लाइट या तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं घूमेगी, या लाइट जो है वो क्लॉकवाइज घूमेगी, या लाइट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, डी फॉर्म यानी पॉजिटिव फॉर्म, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, माइनस या फिर एल फॉर्म कहते हैं। तो देखो, अगर हमारे पास ये जो विलयन भर रहा है हमारे पास, वो विलयन ऐसा है कि वो लाइट को, आधी लाइट को तो इधर क्लॉकवाइज घुमा रहा है और आधी लाइट को वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। मतलब क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो उसके अंदर क्या है, आधी लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर आधा मिक्सर कैसा है, डी फॉर्म का है, और यानी कि पॉजिटिव फॉर्म का है। और अगर वो लाइट को वही विलयन एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा रहा है आधी लाइट को, तो इसका मतलब वो एल फॉर्म है, मतलब वो निगेटिव फॉर्म है। तो ऐसा जो मिश्रण होगा जिसके अंदर वो डी फॉर्म भी पाई जाएगी 50-50%, मतलब आधा आधा, मतलब समान अनुपात में। तो ऐसा मिश्रण जिसके अंदर डी फॉर्म और एल फॉर्म जो है वो कैसे अनुपात में पाई जाती है, समान अनुपात में पाई जाती है। तो क्या करेंगे, वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, मतलब वो डी वाला एल वाले को काट देगा, एल वाला डी वाले को काट देगा, जिसकी वजह से वो लाइट जो है हमें न डी की तरफ क्लॉकवाइज निकलती हुई दिखाई देगी, ना एंटी क्लॉकवाइज एल की तरफ निकलती हुई दिखाई देगी, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे जो मिश्रण होगा, ऐसे मिश्रण को हम कहेंगे रेसिमिक मिश्रण यानी कि रेसिमिक मिक्सर। तो रेसिमिक मिश्रण का मतलब क्या हुआ कि जब वे विलयन जो जिनमें डी फॉर्म यानी कि जिनमें समान अनुपात में डी रूप और एल रूप दोनों पाए जाते हैं, तो ऐसे विलयन को, ऐसे मिश्रण को हम कहते हैं रेसिमिक मिश्रण।
इस तरीके से ये इनके अंदर डी और एल दोनों का मिश्रण होता है और ये पॉजिटिव निगेटिव होते हैं। इस तरीके से ये जानकारी हमारे पास प्राप्त हुई। अब आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए रेसिमिक मिश्रण हमें पता चल गया। अब हमने क्या क्या देख लिया, हमने बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर ली। अब इसकी हेल्प से हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन का हम पता कैसे करें कि कब SN1 होगी और कब SN2 रिएक्शन होगी। इसकी हेल्प से ये जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर को ही हम कैरी कर रहे थे, तो पिछले लेक्चर वाली जो SN1 और SN2 रिएक्शन थी, अब हम पता करेंगे कि कैसे कौन सी केस में SN1 रिएक्शन होगी और कौन से केस में SN2 रिएक्शन होगी। चलिए देख ले। पिछला लेक्चर उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखा होगा। मान लो हमारे पास ये कार्बन है, आपको पता है कार्बन की 4 वैलेंसी है, मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया। जैसे यहाँ पे यहाँ पे हमने ले लिया CH3 और यहाँ पे हमने ले लिया C2H5 और यहाँ पर हमने ले लिया है H और यहाँ पर मान लो हमने ले लिया X। अब क्या होगा, आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफाइल आता है। मान लो ये न्यूक्लियोफाइल आया Y को मैंने न्यूक्लियोफाइल मान लिया। तो अब देखो Y ने अगर X को हटा दिया और X को हटा के X को बाहर निकाल दिया और वहीं उसी दिशा में जुड़ चुका है Y, और हमारे पास Y आया और इसने X को भगा दिया, तो क्या बनेगा देखो CH3 और ये क्या होगा इधर C2H5 और नीचे H है और यहाँ पे आके Y जुड़ गया। एक केस तो ये देखो, मतलब Y जहाँ से X हट रहा है उसी दिशा में Y जुड़ रहा है। तो इस चीज को हम कहते हैं धारण, यानी कि रिटेंशन। दूसरा, अब अगर दूसरे केस में क्या हो सकता है, Y आया और Y जो है वो X को यहां से हटा रहा है और जैसे यहां से हटाएगा तो ये जो Y आएगा वो यहां ना जुड़ करके हटा तो यहां से रहा है, और हटाने के बाद जो है वो C2H5 यहां से हटके वहां पे पहुंच जाए, ये जो वैलेंसी खुलेगी और ये Y जो है वो यहां ना जुड़ के उल्टी डायरेक्शन में जुड़ जाए। इस तरीके से समझो, जैसे ये CH3 है और यहां पर है H। अब क्या हुआ, X ने एक केस तो हमने समझ लिया, पहला केस ए हमने समझ लिया। दूसरे केस में क्या हुआ कि Y ने जो है X को यहां से हटाया और यहां से जैसे ही हटाएगा तो ये वैलेंसी खुलेगी, लेकिन इस वैलेंसी पर ये यहां से हटके यहां पे चला गया, मतलब C2H5 यहां पे आ गया और ये जो X है, X की जगह कौन आया Y। अब ये Y इधर की तरफ जाके जुड़ गया, मतलब उल्टी डायरेक्शन में जुड़ गया, ये B वाली स्थिति में। तो अगर उल्टी डायरेक्शन में जुड़ा है तो इसको हम कहते हैं प्रतिलोमन। इसे वाल्डन प्रतिलोम भी कहा जाता है। प्रतिलोमन यानी कि इन्वर्जन कहेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल विपरीत दिशा में जुड़ता है तो उसको हम कहते हैं प्रतिलोमन, और अगर आने वाला न्यूक्लियोफाइल हेलोएल्केन में उसी दिशा में जुड़ेगा तो उसको हम कहेंगे धारण, रिटेंशन। अब ध्यान रखें SN2 रिएक्शन में अगर वो प्रतिलोमन मतलब आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो विपरीत दिशा में जुड़ता है, अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगा, तो हमेशा ध्यान रखें SN2 रिएक्शन होगी। अगर हमारे पास इन्वर्जन हो रहा है, प्रतिलोमन हो रहा है, मतलब प्रतिलोमन का मतलब वो विपरीत दिशा में जुड़ रहा है, तो हमेशा SN2 रिएक्शन होगी। और अगर हमारे पास वो इन्वर्जन में भी जुड़ रहा है, साथ मतलब प्रतिलोमन में भी जुड़ रहा है और साथ में धारण में भी जुड़ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी जुड़ रहा है, प्रतिलोमन का मतलब आने वाला न्यूक्लियोफाइल, और वो उसी दिशा में भी जुड़ रहा है, तो अगर ऐसा केस हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो SN1 रिएक्शन होगी। इस तरीके से हम ये जानकारी ले पाएंगे।